आज के समय में हम एकेडमिक्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं रैदर देन फिज़िकल एजुकेशन। हम भूलते जा रहे हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन का क्या महत्व है, क्योंकि बच्चे आजकल सोसाइटीज़ में रह रहे हैं, वहाँ पे उनको खेलने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है जैसे पहले के ज़माने में मिलता था। पहले बच्चे मिट्टी में खेल लिया करते थे, आजकल पेरेंट्स मना करते हैं कि आप मिट्टी में मत खेलिए। कहीं ना कहीं इस वजह से उनका स्ट्रेंथ कम हो रहा है। तो क्या वैल्यू है फिजिकल एजुकेशन का आज की डेट में? क्या आज भी वही वैल्यू है या नहीं? इस बारे में आज हम भारतीय शिक्षा बोर्ड पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर DS यादव, जो कि फिजिकल एजुकेशन पे बात करेंगे। मैं पहले आपको बता दूं डॉक्टर DS यादव कौन है। ये रिटायर्ड डाइट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फिजिकल एजुकेशन के प्रोफेसर रहे हुए हैं। 38 सालों का इनका एक्सपीरियंस है फिजिकल एजुकेशन में। तो इनसे बेटर ऑप्शन आपको कोई और नहीं मिलेगा जानने के लिए कि आज के समय में फिजिकल एजुकेशन का क्या वैल्यू है और किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड इसे लेकर भी आगे बढ़ रहा है। सर, स्वागत है आपका हमारे इस आज के एपिसोड में। सबसे पहले तो ये बताइए कि फिजिकल एजुकेशन आज भी वैल्यूबल है आज की सोसाइटी में, या उसका महत्व खत्म होते जा रहा है? सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका और BSB बोर्ड का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये पॉडकास्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। अब जो आपने फिजिकल एजुकेशन के बारे में एक बात की कि वैल्यू इसका ख़त्म होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा सा मैं पहले इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन की जो यदि हम देखें तो हमारी प्राचीन काल से जो वैदिक संस्कृति थी, शारीरिक शिक्षा उस वक्त एक शिक्षा का मुख्य अंग हुआ करती थी। लेकिन बीच का जो काल रहा उसमें शारीरिक शिक्षा में काफ़ी परिवर्तन हुए, और आज जब ये NCF 2023 आया है तो उसमें शिक्षा, शारीरिक शिक्षा को एक मेन सब्जेक्ट के रूप में मान लिया गया है। जैसे अब से पहले जैसे आपने भी कहा कि खेल, अब शारीरिक शिक्षा खेल तक सीमित नहीं है, यह एक मेन सब्जेक्ट, जैसे हमारे दूसरे विषय हुआ करते थे मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, उसी तरीके से एक ये मेन सब्जेक्ट अब इसको बनाया गया है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है एक नए रूप में आया है। नए रूप में कैसे? पहले इसको एक शारीरिक शिक्षा, लेकिन अब फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग, इसका जो नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग। अब आप समझ सकते हैं कि वेल बीइंग का अर्थ अच्छा और हमेशा के लिए अच्छा। हमें रहना है एक अच्छे के साथ, एक संतुलित। तो एक नाम उसका नए रूप में आया है। तो जब नए रूप में आया है तो जो हमारे विशेष रूप से मैं आग्रह करूंगा अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर्स से कि हमें अपना माइंड सेट को शिफ्ट करना होगा। अब एक नए रूप में जिसमें आया है, जो हमारे नीति निर्माताओं ने इसकी समझ को, इसकी वैल्यू को हमारे जीवन में जो समझा है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब हमारी भूमिका शारीरिक जो शिक्षक हैं उनकी आती है कि कैसे इस सब्जेक्ट को हमें आगे लेकर जाना है। तो माइंड शिफ्ट हमें चेंज करना पड़ेगा। आज हम इसी पे थोड़ा सा, इसी विषय पे आगे बढ़ेंगे कि किस प्रकार से और क्या इस विषय में अब नए रूप में आया है। एक मैं और बात कहना चाहूँगा कि अभी NCF 2023 ने इसको जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा थी उससे भी जोड़ा है हमारी नई शिक्षा नीति में, IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम। लेकिन हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड पहले से ही इस पर था कि भारतीय जो परंपरा है हमारी शिक्षा की, उसको हम साथ लेकर चलें, और NCF ने भी अब उसको माना है। पहले ये होता था ना, जब हम स्कूल में थे तो सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन को एक खेल का पीरियड समझा जाता था। उसमें या तो बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया जाता था, या नॉर्मल कोई एक्सरसाइज हो गए तो करवाया गया, वरना वो भी नहीं, सिर्फ खेलने के लिए छोड़ दिया जाता था। तो क्या सिर्फ एक खेल का पीरियड है फिज़िकल एजुकेशन, या स्पोर्ट्स में इसको बदला जा सकता है? बिल्कुल, आपने जो बात कही है, अभी तक शारीरिक शिक्षा को एक स्पोर्ट्स तक सीमित कर दिया गया था। फिजिकल एजुकेशन अपने आप में एक ब्रॉड एरिया है, जो कि एजुकेशन का ही एक पार्ट है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन दुर्भाग्यवश, मैं इसको दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूँ, केवल स्कूलों में टीम बनाने और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने तक ही इस
सब्जेक्ट को सीमित कर दिया गया, जो कि जो सब्जेक्ट से बेनिफिट होने थे जो वो नहीं हो पाए। तो अब इसमें जो चेंजेज आए हैं, जैसा मैंने अभी बताया कि वेलबींग से मतलब हो गया कि पूरे जीवन से जोड़ दिया गया। तो जो कोर चेंजेज अब इसमें आए हैं उस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे पहला तो अभी मैंने बताया कि एक ये मेन सब्जेक्ट बना दिया गया है। पहले एक अभी हमने कहा, आपने भी कहा कि ये खेल तक एक्टिविटी हुई या नहीं हुई, गेम में पीरियड हुआ क्लास में या नहीं हुआ, वो एक अलग विषय था। दूसरा एक्टिविटी और स्पोर्ट्स तक सीमित था, अब इसको प्ले, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और वेलबींग उससे कनेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है, जो हमारा इसमें जो फोकस था वो मेजर गेम तक था। जैसा मैंने अभी कहा, मेजर गेम से मतलब है जो हमारे बास्केटबॉल, खो खो, बैडमिंटन, जिनके रूल फिक्स हैं, इन सभी गेम्स को बच्चे खेलने में सक्षम नहीं थे, सभी नहीं खेल पाते थे। यदि हम मैं एग्जाम्पल के साथ इसको समझाना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय में 1000 बच्चे हैं और हम टीम में केवल 100 बच्चे, लगभग 50 या 100 बच्चों को ले पाते थे। बाकी 900 बच्चों का क्या, उन तक क्या हम पहुँच पाए? शायद नहीं पहुंच पाए। तो अब ये माइंड शिफ्ट हुआ है कि शारीरिक शिक्षा हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, हर बच्चा की उसमें इन्वॉल्वमेंट आनी चाहिए। हमारा कंपटीशन तक उसको हम सीमित ना रखें, हम पहले उसको सब तक पहुंचाएं और उसके बाद ऑटोमेटिक कंपटीशन में तो खुद जिसमें एबिलिटी होगी वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा जो टीचर थे हमारे, वो केवल एक गेम ऑर्गेनाइजर बन के रह गया था, लेकिन अब उसका शिफ्ट हो गया है। अब वो एक फैसिलिटेटर किसका? वेलबींग का, एक बच्चे की। और वेलबींग हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता है। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें यदि हम देखें कि लाइफ स्टाइल डिजीज़ जो हैं वो क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमें किस प्रकार से अपनी लाइफ को आगे लेकर चलना है, अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को, अपने माइंडसेट को कैसा रखना है, वहाँ कहीं ना कहीं हम उतने सफल नहीं हुए जितने हमें होना चाहिए था। इसके अलावा अभी तक जो इसका फोकस था वो खेल सिखाना था, अब जीवन जीना सिखाना है। ये एक ड्रास्टिक जो शिफ्ट है, ये हमें विचार करना है सभी शिक्षकों को कि कैसे हम इस सब्जेक्ट को आगे लेकर चलेंगे। बिल्कुल। जो NCF 2023 में रूल्स आए हैं उसमें कुछ फिजिकल एजुकेशंस को लेके कुछ कोर चेंजेस आए हैं, और आए हैं तो क्या है ये? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि सब्जेक्ट को वेलबींग से जोड़ा गया है, यानी कि जीवन से जोड़ा गया है। पहले हम केवल टीचर ये काम करते थे, अधिकतर टीचर का ऐसा रोल था कि हमें बच्चे आए और हम उसको कोई फुटबॉल या बास्केटबॉल 2 या 3 या कुछ गेम हमने दे दिए। गेम खेलना इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझते हैं, उसके वो स्किलफुल गेम होता है, उनके अपने रूल होते हैं। तो एक फिजिकल एजुकेशन का कंसेप्ट केवल मेजर गेम सिखाना या खिलाना ही फिजिकल एजुकेशन नहीं है। फिजिकल एजुकेशन में और बहुत सारी एक्टिविटी हैं। अब जो चेंज आया है कि सब बच्चों तक हमें पहुंचना है, तो हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम पहुंच सकते हैं, उस एक्टिविटी में क्या हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बच्चों के अकॉर्डिंग चलना है। अभी यदि मैं एक बात करूं, पहले हम ये करते थे कि हमें यहाँ से वहाँ तक दौड़कर जाना है, मान लीजिए 50 मीटर दौड़कर जाना है, तो उस 50 मीटर में कौन पहले पहुँचेगा। सवाल ये नहीं है, हम सभी को स्प्रिंटर नहीं बना रहे, ना ही सभी स्प्रिंटर बन सकते। सवाल है कि हमें 50 मीटर उसको दूरी तय करनी है, वो कैसे करेगा ये बच्चे के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। तो वो जो कंपटीशन की भावना थी कि पहले मैं, मान लीजिए हमने 20 बच्चों को दौड़ाया और 20 में से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को निकाल लिया, तो व्हाट अबाउट 17 स्टूडेंट्स, तो 17 बच्चे हमें इन्वॉल्व करना है। तो ये एक चेंज, जो ड्रास्टिक चेंज है ये है। दूसरा, जब वेलबींग की बात आएगी तो लाइफ लॉन्ग फिटनेस से जोड़ना है। हम विद्यालय में या स्कूल में जो भी एक्टिविटी कराएं वो हम उसको आसानी से कर पाएं। अब एक उदाहरण के साथ हम इसको समझते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल गेम थे, या जिसको हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि गली मोहल्ले के खेल जिसको हम पहले
बोलते थे और पहले खेले जाते थे। आज शायद वो नदारद है, गलियों से बच्चे नहीं खेलते। तो वो खेल जो थे उसमें बच्चा खेल के एंजॉय करता था, जो हारता था वो भी खुश रहता था और जो जीतता था वो भी खुश। जो हमारे आजकल कम्पिटिटिव गेम्स हैं उसमें बच्चा जो भी लूज करता है वो स्ट्रेस होता है। और वो जो कंपटीशन वाली बात है कि कंपटीशन में हमने उसको स्ट्रेस दे दिया, तो हमें ऐसी एक्टिविटियों की तरफ बढ़ना होगा जिसको हम फिजिकल एजुकेशन की भाषा में यदि मैं कहूँ रिक्रेशनल गेम या माइनर गेम, जिसके रूल रेगुलेशन वो हम खुद तय करते हैं। जैसे पहले कंचे, गिल्ली डंडा, पिट्ठू, इस तरीके के जो खेल खेले जाते थे उन खेलों में एंजॉय करते थे। वो खेल हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट था। होलिस्टिक डेवलपमेंट क्यों था? उसमें सभी एक समान रूप से भाग लेते थे, चाहे वो बच्चा किसी भी कम्युनिटी से है, किसी भी उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, और साथ में वो एंजॉय करते थे। जो सोशल एक डेवलपमेंट था, एक जो कनेक्शन था वो उनसे बनता था, कम्युनिकेशन होता था और खुद उसमें आगे वो एंजॉय करते थे। लेकिन अब थोड़ा सा अलग रूप हो गया है इस वजह से। इसके अलावा मोटर स्किल, कोई भी हम गेम खेलते हैं उसमें जो हमारे फंडामेंटल स्किल हैं उन पे हमें अब फोकस करना है। फंडामेंटल स्किल को छोड़कर हम सीधा किसी भी एक पर्टिकुलर गेम 1 या 2 या 3 में सीधा स्टार्ट करते थे। तो बेसिक तो ये है कि हम जब फंडामेंटल स्किल्स सभी को सिखा देंगे तो बच्चे में यदि एबिलिटी होगी और उसमें टैलेंट होगा तो अपने आप स्वाभाविक रूप से वो कंपटीशन स्पोर्ट्स में वो आगे जा सकेगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये लगता है क्या सर, आप 38 सालों से इस फील्ड में हैं, एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है बच्चों के खेलने को लेकर के, कि आज के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही अपने बच्चों को लेके अलर्ट मोड पे रहते हैं। वो उन्हें कहीं खेलने जाने नहीं देते। अगर अच्छे घर के हैं तो किसी क्लब में भेज दिया, या बच्चों के साथ सोसाइटी के अंदर ही एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में ही खेलना है, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कंपटीशन का भावना डाल देते हैं कि वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो क्या पेरेंट्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों के अंदर ये स्ट्रेस पैदा करने में? पेरेंट्स को किस तरीके से अपने बच्चों को फिजिकल एजुकेशन को लेके रहना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न मेरे से किया है। पेरेंट्स और साथ में हमारे स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल के हेड प्रिंसिपल ही होते हैं, और साथ में मैनेजमेंट, उन्हें भी ये समझना होगा कि फिजिकल एजुकेशन को एक नए रूप में हमें किस प्रकार से देखना है। हमें केवल टीम बनाने तक सीमित नहीं रहना। जो बच्चे, पेरेंट्स ने खेलों से बच्चों की दूरी बनाई या बच्चों ने खुद बनाई, ये एक चर्चा का विषय है। क्यों? उस गेम में फिर बच्चा जब इन्वॉल्व हुआ तो टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी ये प्रेशर था कि अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए। जिस एक्टिविटी की, ट्रेडिशनल गेम्स की हम बात कर रहे हैं, इंडिजिनस गेम्स की हम बात कर रहे हैं इस NEP 2020 के बाद, उसमें बच्चे ने खेल लिया, उसने एंजॉय कर लिया, और उसके बाद उसमें कहीं उसको कंपटीशन में नहीं जाना। देखिए, हर बच्चे का अपनी चॉइस होती है, अलग अलग एरिया बच्चा अपना तय करता है या पेरेंट्स उसके तय करते हैं, हर स्पोर्ट्स में नहीं जाता। तो जो ये एक्टिविटी हैं, उस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। उसमें जो अपनी जो लाइफ स्किल है हमारी, डिसीजन वो उस एक्टिविटी में लेता है, एम्पैथी उसको होती है, वो कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे जब खेलते हैं आपने देखा होगा तो खुद एक दूसरे को डायरेक्शन भी देते हैं और बताते भी हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो हमें उस एक्टिविटी के माध्यम से आगे बढ़ेंगी। इसके अलावा अब हमें ये भी सोचना होगा कि इस विषय को लेकर कैसे जाना है, पेडागोजी क्या है। तो अभी तक हम बच्चे को सिखाते थे, अब हमें फैसिलिटेटर के रोल में आना है। बच्चा को हमने स्पेस दे दिया, और यदि हमारे पास कोई इक्विपमेंट है, जैसे बॉल है या कुछ और है, वो दे दी, उसको खेलने दीजिए। कैसे? ग्रुप अलग बना दिया। ज़रूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि 40 बच्चे एक ही एक्टिविटी करें, अलग भी कर सकते हैं। अभी टीचर की इंस्ट्रक्शन थी कि ऐसे और ऐसे करना है, अब बच्चे को बताने दीजिए, सोचने दीजिए। यदि उसका मेंटल डेवलपमेंट तभी होगा जब वो सोचेगा, विचार करेगा, उसके सामने चैलेंज आएगा, उसको सॉल्व करेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा एक लाइफ स्किल है जो जीवन में हमेशा काम आता है। तो वो परिस्थिति जब उसकी एक्टिविटी में आ रही है उसमें, तो वो उसका
वहाँ से डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा जो हमारा असेसमेंट इसमें रहा फिजिकल एजुकेशन में, वो असेसमेंट हमारा परफॉर्मेंस बेस रहा। परफॉर्मेंस बेस जो असेसमेंट रहा तो वो भी एक पॉइंट रहा। अब परफॉर्मेंस बेस नहीं होगा, अब होगा उसका पार्टिसिपेशन, उसके एफर्ट्स और उसका एटीट्यूड एक्टिविटी के प्रति। तो हमें वो भी उस पर भी विचार करना होगा कि असेसमेंट बच्चे का किस प्रकार से करना है, एक पोर्टफोलियो के रूप में, पीयर ग्रुप असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, ना कि बोर्ड के द्वारा या एनुअल एग्ज़ाम के द्वारा। जो हमारा सीसी इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है कि बच्चे ने गतिविधि में किस एटीट्यूड के साथ भाग लिया। बच्चे पीयर एक दूसरे का असेसमेंट कर रहे हैं, वो अपना खुद का भी कर रहा है कि आज मैं ये कर पा रहा हूँ, आज से 1 महीने बाद मैं और कितना अच्छा कर पा रहा हूँ। अभी जो असेसमेंट का तरीका वो टीचर का अपना था, अभी फोकस हमारा बच्चे की तरफ है। यदि टीचर ने ही उसको एक्टिविटी भी और सारी चीज़ें बता दी तो बच्चे का अपना जो मस्तिष्क है वो उतना उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो एक फिजिकल लिटरेसी जो कंसेप्ट आया है, यानी कि उसकी ज्ञान और उसकी समझ हो कि मैं इसको क्यों करूं और कैसे करूं, ये सब तो फिजिकल लिटरेसी पर हमें आना है कि हम इसको अपने जीवन का एक अंग बना सकें। और यदि मैं कहूं कि फिजिकल एजुकेशन एक लाइफ से जुड़ा हुआ, मैं तो इसे सबसे अधिक मानता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मेरा जीवन है और जीवन को फिर जीवन यापन है। तो जीवन मेरा शरीर, उसका माध्यम हमारा हमारी जो एक्टिविटी है उसके माध्यम से वो हमारा ठीक रहा। और जीवन यापन, लाइफ स्किल जो है, एक दूसरे का कनेक्शन है, वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो एक्टिविटी होती हैं इंडिविजुअल तो ना के बराबर हैं, सब ग्रुप में होती हैं। और जब ग्रुप में बच्चा या कोई भी काम करता है तो उसका सबसे अधिक डेवलपमेंट होता है। वो एडजस्ट करना सीखता है, वो कम्युनिकेशन सीखता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखता है, वो कोऑपरेशन सीखता है, वो सारी चीज़ें बच्चा उसमें सीखता है। दूसरा, अभी इस सब्जेक्ट का एक और है कि कैरियर बहुत है इसमें। यदि हम देखें तो कितने ही क्लब, जिम, बहुत से कैरियर की अपॉर्चुनिटी हैं। योगा क्लासेस, योग में आप देखा, योग भी एक फिजिकल एजुकेशन का ही, हालांकि योग अपने आप में एक संपूर्ण विषय है, लेकिन अभी इसमें के साथ ही इसको जोड़ा गया है। और योग को देखिए आप, हमारा प्राचीन काल से चला हुआ आ रहा है और अब तो वर्ल्ड, विश्व स्तर पर इसको मान्यता 2015 में एक वर्ल्ड डे भी योग के रूप में मनाया जाता है, 21 जून। यस। तो आने वाला जो भविष्य है शारीरिक शिक्षा का एक उज्जवल भविष्य है। और पेरेंट्स और प्रिंसिपल, जैसा मैंने कहा, या मैनेजमेंट, कि इसको एक अलग रूप में देखें। और जो पहले एक टीचर का रोल था वो एक अलग उसको शिफ्ट होगा। जी, आखिर में एक संक्षेप में मैं आपसे उत्तर चाहूँगी सर कि आप भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए हैं फिजिकल एजुकेशन को लेकर के, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पे किस तरीके से कार्य कर रहा है और किस तरीके से ये बच्चों के लिए एक बेनिफिशियल सब्जेक्ट रहेगा? बिल्कुल ठीक है। अभी भारतीय शिक्षा बोर्ड में हमारी जो 9th क्लास की बुक है वो भी पब्लिश होने जा रही है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन की ओर है। और उसमें जो नए NCF के अनुसार कि इसके अलावा भारतीय ज्ञान जो परंपरा है उससे इंटीग्रेट करके हमने उसको तैयार किया है। वो बहुत जल्द ही अभी जो भी हमारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं उनके सामने आने वाली है। भारतीय शिक्षा बोर्ड का योग और इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि जिसको बीच में हमने थोड़ा सा शिक्षा से अलग कर दिया था, उसको बहुत अच्छे तरीके से जोड़ रहा है और जिससे हमारे लाइफ स्किल और बच्चों का जीवन यापन अच्छा खुशहाल रहे, उस पे हमारा फोकस है। बिल्कुल, धन्यवाद सर, बहुत कुछ जानकारी मिली। एक अलग हटके सब्जेक्ट है ये, जिसके बारे में मोस्टली लोग बात नहीं करते हैं पॉडकास्ट पे और लोगों को नहीं बताते हैं। सो थैंक यू, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। तो आप समझ गए होंगे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड फिजिकल एजुकेशन को लेके किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन पे भी ध्यान देना होगा। आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को खेलने की छूट दीजिए, वो गिरेंगे, संभलेंगे, लेकिन उनके शरीर में ताकत आएगी। ये जो डायलॉग बहुत पहले चलता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे होशियार, तो ये तो चीज़ें सिर्फ आज
आजकल लोग ज़्यादा ही इस चीज़ को लेके पेरेंट्स अलर्ट रहते हैं, लेकिन जितना आप खेलने देंगे बच्चों को उतना उनका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड ना कि सिर्फ बच्चों को मेंटली विकास देने में अग्रसर है, बल्कि साथ ही साथ फिजिकल एजुकेशन के थ्रू शारीरिक विकास देने में भी अग्रसर है, ताकि बच्चे देश के लिए समग्र रूप से विकसित हो सके। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।